हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम फिर से एक एमसीक्यू सेशन के साथ आए हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑफ एंटेना की। अगर मैं एंटेना एंड वेव प्रोपोगेशन का सिलेबस की बात करूं तो दिस कवर्स यूनिट 3। वी विल टॉक अबाउट 65 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिससे मैंने अपने एंड से सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिमिलर ही क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द एक्चुअल एंटीना डायमेंशन, स्टेट द बेस्ट पॉसिबल आंसर। जो स्कैटरिंग अपर्चर होता है वो बताता है कि कितने लॉसेज हुए हैं स्कैटरिंग के दौरान। इफेक्टिव अपर्चर बताता है कि कितना हमारे पास टर्मिनल के पास कितना पावर अवेलेबल है, कितना पावर हमारे एंटीना टर्मिनल पर आया है, राइट। सो कैप्चर अपर्चर बताता है कि एक्चुअल पावर कितना कैप्चर हुआ है, राइट। बट फिजिकल अपर्चर जो है वो बताता है कि एंटेना का एक्चुअल डायमेंशन क्या है। सो फिजिकल अपर्चर डिपेंड करता है एंटेना डायमेंशन के ऊपर, सो आंसर होगा फिजिकल अपर्चर। पावर डेंसिटी इज बेसिकली टर्म्ड एज रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया। सो ना तो रिफ्लेक्टेड पावर होती है, ना रिफ्रैक्टेड, ना डिफ्रैक्टेड। एंटेना के टर्म्स में बात करते हैं और एंटेना क्या करता है, पावर को रेडिएट करता है, तो रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया हो जाएगा आंसर। The basic equation of radiation that is applied to any antenna irrespective of type of antenna, जो बेसिक रेडिएशन की इक्वेशन है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव करी थी, अगर आपको याद हो IL इज इक्वल टू QV होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, मैंने आपको बताया था di/dt क्या हो जाएगा, di/dt इंटू L क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इंटू dV/dt, राइट। सो dV/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। सो हमें अगर di/dt प्रोड्यूस करना है तो अब यहाँ पर L कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्सीलरेटिंग चार्ज। तो जब भी एक्सीलरेटिंग चार्ज होगा हमारे पास तभी EM वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे हमने डिराइव भी किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटेना हैज अ फील्ड पैटर्न E थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। Theta varies between theta and 90 degree. Half power beam width of the antenna is. हाफ पावर बीम विड्थ निकालने के लिए अगर हमारे पास फील्ड पैटर्न दे रखा है, हाफ पावर बीम विड्थ पे E थीटा क्या हो जाता है, E थीटा हो जाता है 1/√2, राइट, जो कि होता है 0.707। क्योंकि पावर हाफ हो गई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंडर रूट ऑफ पावर होती है, राइट। ये भी मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। और पावर क्या है 1/2, तो इसलिए 1/√2 हो जाएगा, 0.707 हो जाएगा। cos 2 थीटा 0.707 हो जाएगा, तो 2 थीटा क्या आ जाएगा, अराउंड 66 डिग्री, और थीटा आ जाएगा 33 डिग्री। Which pattern is generated due to plotting of square of amplitude of an electric field? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करें तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर से हमें पावर मिलता है, तो हमें पावर पैटर्न मिल जाएगा। If an observation point is closely located to the source, then the field is termed as। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास रहेगा तब वहां पर इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होती है, राइट। सो एंटेना के पास क्या हो रही है, वेव्स जाती हैं और वेव से फील्ड इंड्यूस हो जाती है। तो इस वाली फील्ड को जो एंटेना के बहुत पास मेजर करेंगे इसे इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे रेडिएटेड है, नहीं रेडिएटेड नहीं है। Which among the following defines the angular distance between 2 points on each side of major lobe, especially when the radiation drop to 0। तो जब मैंने आपको बताया था अगर ये मेरा रेडिएशन पैटर्न है, डायरेक्शनल एंटेना का रेडिएशन पैटर्न है, यहाँ पर जब पहली बार रेडिएशन ड्रॉप टू 0 हो रहा है, ये है मेरे दोनों नल्स, इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होएगा इसे हम बोलेंगे थीटा, फर्स्ट नल बीम विड्थ, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट नल बीम विड्थ। At which angle does the front to back ratio specify an antenna gain? फ्रंट टू बैक रेशियो कहाँ होता है, एंटेना का जो मेजर लोब होता है उससे मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री पे जो लोब है वो बैक लोब है, राइट। सो ये है हमारा मेजर लोब। इसके यहाँ पर बहुत सारे माइनर लोब्स भी रहेंगे। सो माइनर लोब्स को इग्नोर कर कर अगर हम सिर्फ बैक लोब और मेजर लोब का रेशियो ले लें जो कि है एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री पर, तो हमें इसे फ्रंट टू बैक रेशियो बोलते हैं। सो नाउ अब ये जो एंगल क्या आएगा, 0 और 180 डिग्री, करेक्ट ऑप्शन।
In a non-isotropic directional antenna, which radiation lobe axis make an angle of 180 degree with respect to major beam of an antenna. अब कौन सी जो लोब है वो 180 डिग्री एंगल पर है, अभी बताया था, बैक लोब. Under which condition of the charge does the radiation occur through wire antenna? जब हमारे पास चार्ज ऑसिलेटिंग करेगा, अब जब हमारे पास चार्ज में कोई मोशन नहीं होगा तो हमारे पास एक्सिलरेशन नहीं होगा. मैंने बताया था आपको, हमें हमारे पास एक्सिलरेटिंग चार्ज होना चाहिए जिससे ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी. अगर चार्ज मोशन में ही नहीं है तो एक्सिलरेशन जीरो होगा, राइट. यहाँ पर इस केस में एक्सिलरेशन जीरो है. फॉर अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द स्ट्रेट एंड लाइन एंड इनफाइनाइट वायर, तो अगेन यहाँ पर एक्सिलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सिलरेशन जीरो हो जाएगा. ऑसिलेटिंग चार्ज में जब हम चार्ज को देखेंगे एंड्स पर, तो अगर एंड्स पे देख रहे हैं तो डायरेक्शन कैसे है, 180 डिग्री रिवर्स हो रही है, तो एंड पर क्या होएगा, हमारे पास एक्सिलरेशन आ जाएगा. तो यहाँ पर एंड्स पर हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगी. तो करेक्ट आंसर वुड बी सी. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी व्हाट इज एन एंटेना, तो अब ये तो एंटेना की डेफिनेशन ही है. एंटेना है मेटालिक डिवाइस फॉर रेडिएटिंग और रिसीविंग रेडियो वेव्स. बट आपको ये याद रखना है कि वेबस्टर्स की डिक्शनरी में क्या है, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस भी होता है, सेंसर भी होता है, ट्रांसड्यूसर भी होता है, बट वेबस्टर की डिक्शनरी में इट इज मेटालिक डिवाइस फॉर रेडिएटिंग एंड रिसीविंग रेडियो वेव्स. द नॉलेज ऑफ विच पैरामीटर इज सफिशिएंट फॉर डिराइविंग द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अगर हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करना है तो हमें करंट डेंसिटी चाहिए. सो अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझ आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज लॉस अपर्चर. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, स्कैटरिंग अपर्चर क्या मेजर करता है कि कितनी पावर स्कैटर हो गई है एजेस पर. तो अगर हम एंटेना की बात करें, ये मेरा अगर एंटेना है तो रेडिएशंस ऐसे आएंगी और जो एंड्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं वहाँ से स्कैटर हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन में. तो ये जो साइड्स हैं, ये हमारे जो साइड की वजह से ईएम वेव स्कैटर हो रही है, इसको जो मेजर करता है वो होता है स्कैटरिंग अपर्चर. सो ये क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ लॉस अपर्चर. एवरेज पावर डेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, राइट. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. इफेक्टिव एंटेना लेंथ मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटेना एज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो इफेक्टिव लेंथ दो टर्म्स में देते हैं, या तो एंटेना अगर हम रिसीविंग एंटेना की बात करें या ट्रांसमिटिंग एंटेना की बात करें. ट्रांसमिटिंग एंटेना के केस में इफेक्टिव लेंथ बताता है कि कितना अच्छा रेडिएटर है एंटेना. बीम एरिया ऑफ आइसोट्रोपिक एंटेना. आइसोट्रोपिक एंटेना कौन सा एंटेना होता है जिसकी जो रेडिएशन होती है स्फेरिकल और सिमेट्रिक होती है. सो अगर एंटेना सेंटर में रखा है, तो अगर आप बॉल को एज्यूम करें, फुटबॉल को एज्यूम करें, तो फुटबॉल का जो सरफेस है वो पूरा रेडिएशन पैटर्न दिखाएगा, राइट. सो यहाँ पर जो बीम एरिया होएगा, बीम एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई. अगर मैं आपको फुल स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करूं स्टीरेडियन में, तो 4 पाई स्टीरेडियन होता है. तो आइसोट्रोपिक जो एंटेना होगा उसका भी बीम एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई. लिस्ट द डायरेक्टिविटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटेना. डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई अपॉन बीम एरिया, राइट. सो बीम एरिया अभी हमने देखा था आइसोट्रोपिक एंटेना का 4 पाई होता है, तो इसका जो डायरेक्टिविटी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज बी. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्ट्रे फैक्टर. स्ट्रे फैक्टर मुझे बताता है कि बीम एरिया ऑफ माइनर लोब अपॉन टोटल बीम एरिया क्या है, राइट. अब बीम एरिया ऑफ मेजर लोब अपॉन टोटल बीम एरिया क्या होता है, रेडिएशन एफिशिएंसी. ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन. ये आपने अगर क्लासेस अटेंड करी तो आपको याद होगा 41253 डिग्री हमने डिराइव करा था. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोवाइड द लीस्ट लॉसेज स्टेट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. जब भी हमारे पास इम्पीडेंस मैच होते हैं, भी मैंने आपको क्लासेस में बहुत बार बताया है, इम्पीडेंस मिसमैच पर लॉसेज होते हैं, और जैसे ही इम्पीडेंस मैच हो जाते हैं रिफ्लेक्शन लॉसेज सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं. इम्पीडेंस मिसमैच होने पर रिफ्लेक्शन लॉसेज आते हैं जो मिनिमाइज हो जाते हैं जैसे ही हम इम्पीडेंस मैच कर देते हैं. तो मैचिंग इम्पीडेंस के केस में हमारे पास लॉसेज कम हो जाएंगे. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द बीम एफिशिएंसी. ये तो अभी मैंने आपको बताया था, रेशियो ऑफ बीम एरिया ऑफ मेजर लोब अपॉन द टोटल बीम एरिया. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 रेडियन. 1 रेडियन, दिस इज 1 स्टीरेडियन. अगर 1 स्टीरेडियन है तो सरफेस एरिया ऑफ r स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 रेडियन गिवन है तो आर्क ऑफ लेंथ r, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. करेक्ट इट.
सॉलिड एंगल इज फाउंड यूजिंग, सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया आर स्क्वायर को कंसीडर कर कर, राइट। सो सरफेस एरिया आर स्क्वायर से हमें टी रेडियन मिलता है, तो सॉलिड एंगल हमेशा हमारे को 3D एंगल बताता है, राइट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, 1 टी रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमने करा था, टी रेडियन और रेडियन का हमने रिलेशन देखा था क्लास में, आई होप आपको याद होगा। रेडियन स्क्वायर इज इक्वल टू टी रेडियन। रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, 1 टी रेडियन कितना होएगा 41253 स्क्वायर डिग्री, ये तो अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है। बीम एरिया इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल, बीम एरिया क्योंकि हम एंटेना की रेडिएशंस की बात करते हैं, एंटेना की रेडिएशंस 3D होती हैं, तो बीम एरिया सॉलिड एंगल की टर्म्स में हम निकालते हैं। रिकॉग्नाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की को हम कैसे लिखते हैं, ई एन थीटा कॉमा फाई होता है, ई थीटा कॉमा फाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी थीटा किसी भी फाई पर, थीटा और फाई क्यों लिया, क्योंकि जो रेडिएशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करा है, अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई मैक्स थीटा कॉमा फाई। तो जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी हमारी, जब ई इज इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगी। Which of the following is rotated for the measurement of radiation pattern? टेस्ट एंटेना को तो सेंटर में रखते हैं, प्रोब एंटेना को रोटेट कर कर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं। Identify the given statement is true or false. Self impedance is measured while considering the effect of सराउंडिंग एंटेना ऑन द गिवन एंटेना, नहीं, म्यूचुअल इंपीडेंस को मेजर करते हैं। म्यूचुअल इंपीडेंस के केस में हम कंसीडर करते हैं कि सराउंडिंग के एंटेना की जो रेडिएशन है उससे गिवन एंटेना के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम सेल्फ इंपीडेंस में तो ये चीज कंसीडर में लेते ही नहीं है, ये एब्सोल्युटली इट इज फॉल्स। डायरेक्टिविटी इज ऑलवेज लेसर देन गेन, इट इज ऑलवेज नॉट लेसर देन गेन। तो पहली बात तो एक हमने ऑलवेज वाला वर्ड देख लिया, ठीक है, तो 90% चांस फॉल्स होने के थे। और डायरेक्टिविटी क्या होता है, अगर मैं गेन की बात करूं तो गेन होता है के इंटू डायरेक्टिविटी, सो के होता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी 1 भी हो सकती है आइडियल केस में, बट मोस्टली इट इज लेसर देन 1। तो गेन क्या होना चाहिए, गेन हमेशा बड़ा होना चाहिए, बट गेन डायरेक्टिविटी के इक्वल भी हो सकता है जब k इज इक्वल टू 1। फॉर आइडियल केस गेन एंड डायरेक्टिविटी विल बी इक्वल, राइट। और बाकी सब केस में क्या होएगा कि डायरेक्टिविटी इज ग्रेटर देन गेन, गेन वुड बी लेसर देन डायरेक्टिविटी। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नियर फील्ड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेनल जोन, यस, नियर फील्ड जोन को फ्रेनल जोन ही बोलते हैं। Interpret the beam area if half power beam width in two perpendicular direction are 30 and 35 degree. So beam area का फॉर्मूला होता है थीटा हाफ पावर इंटू फाई हाफ पावर। सो थीटा हाफ पावर और फाई हाफ पावर गिवन है, 30 इंटू 35 कर देंगे जो कि आ जाएगा 1050। सो करेक्ट आंसर इज ए। Illustrate which of the following is not used in radio communication link. रेडियो कम्युनिकेशन लिंक में क्या होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का एक एंटीना होता है, ट्रांसमीटर होता है, लिंक होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना और ट्रांसमीटर के बीच में। सिमिलरली रिसीविंग एंटीना होता है, रिसीवर होता है और लिंक होता है। सो एवरीथिंग इज देयर, बस सैटेलाइट तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सैटेलाइट। Examine directivity if RR is 72, RL is 8 and G is 16. So we all know G is equal to K into D होता है, right? So K की वैल्यू क्या होती है, K is RR upon RR plus RL, right? So now gain की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 16 है, RR की वैल्यू क्या है 72 upon 72 plus 8 इंटू डायरेक्टिविटी। सो डायरेक्टिविटी क्या आ जाएगा 16 इंटू 80 अपॉन 72। जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपके पास आएगा 17.73। इंटरप्रेट द डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटेना विच इज ऑपरेटिंग एट अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर एंड मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर इज 100 अपॉन पाई, राइट। सो नाउ हेयर यहाँ पर अपर्चर के लिए हमें लैम्डा गिवन है, डायरेक्टिविटी निकालनी है, सो वी कैन पुट ऑल ऑफ द थिंग्स। 4 पाई अपर्चर है, 100 अपॉन पाई और 2 इंटू 2। सो यहाँ पर ये 2 इंटू 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर वुड बी 100।
Interpret the maximum effective aperture which is operating at the wavelength 2 meter and directivity is 200. So again same ही formula पे based question है, उल्टा directivity given है यहाँ 4 pi into AE upon 2 square. So यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 into 4 is equal to 4 pi into AE. So 4 और 4 cancel आ जाएगा, AE हो जाएगा 200 upon pi. So 200 upon pi is the correct answer. Demonstrate the directivity of an antenna of half power beam width in the two perpendicular direction 30 and 35. Half power beam width 30 and 35 है तो beam area हो जाएगा theta half power into phi half power, right? So जो कि हो जाएगा 30 into 35 जो कि हो जाएगा 1050. अब डायरेक्टिविटी की अप्रोक्सीमेट डायरेक्टिविटी की कैलकुलेशन होता था 41253 अपॉन बीम एरिया और थीटा हाफ पावर इनटू फाई हाफ पावर जो कि हो जाएगा 1050. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. डेमोन्स्ट्रेट द कम्युनिकेशन लिंक हैज. कम्युनिकेशन लिंक मैंने आपको बता ही दिया, रिसीविंग एंटेना और ट्रांसमिटिंग एंटेना दोनों होता है इसके अंदर. इंटरप्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ट्रांसवर्स होती हैं दोनों इन द EM वेव. डेमोन्स्ट्रेट द EM वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से जनरेट हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चाहिए. इंटरप्रेट द मेजर लोब कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज. मेजर लोब कभी माइनर लोब नहीं हो सकती है, राइट? मेजर लोब कभी बैक लोब नहीं हो सकती है, बट मेजर लोब साइड लोब हो सकती है. ये मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से अपने सेशन में, मैं आपको फिर से बता देती हूँ. तो जैसे लेट सपोज ये हमारे पास डायरेक्शनल पैटर्न है, ये मेरी मेजर लोब है, ये मेरी माइनर लोब है और ये मेरी बैक लोब है. साइड लोब क्या होती है? किसी भी इंटेंडेड लोब के साथ वाली लोब. अगर लेट सपोज ये मेरी इंटेंडेड लोब है, इसके साथ वाली लोब कौन सी है? मेजर लोब. मेजर लोब अब क्या हो जाएगी? साइड लोब. तो साइड लोब मेजर लोब हो सकती है. डेमोन्स्ट्रेट द रेडिएशन पैटर्न इन आइसोट्रॉपिक एंटेना. आइसोट्रॉपिक एंटेना कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक बताया था मैंने आपको. तो इसमें कोई मेजर लोब माइनर लोब प्रेजेंट है ही नहीं. इंटरप्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाफ पावर बीम विड्थ इन डेसिबल. सो 10 log 10 ऑफ 1/√2 करेंगे तो आपको मिलेगा -3. सो हाफ पावर बीम विड्थ हो जाएगा -3. 1/√2 कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/√2 हाफ पावर पे, राइट? ये भी हमने अभी डिस्कस करा था. एग्जामिन द RR इफ D इज गिवन, G इज गिवन, RL इज गिवन. सो वैल्यूज पुट कर देते हैं. 20 हो जाएगा RR अपॉन RR प्लस RL इज 10 इंटू D. सो D इज 22. सो जब आप ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 20 RR क्या हो जाएगा? 200 20 RR प्लस 200 विल बी इक्वल टू यहाँ पर 22, राइट? सो अब क्या करना होगा यहाँ पर हमें? 22 RR भी होएगा यहाँ पर. सो नाउ व्हाट वी विल डू? सो इस 20 RR को इधर ले जाएंगे. सो 200 विल बी इक्वल टू 2 RR. सो RR कितना आ जाएगा? RR हो जाएगा 100. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये. एग्जामिन द गेन इफ डायरेक्टिविटी गिवन RL गिवन RR गिवन. अगेन सेम ही फॉर्मूला है. गेन हो जाएगा डायरेक्टिविटी जो कि है 440 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10. सो 440 इंटू 100 अपॉन 110. सो ये 440 जाएगा 4 पर एंड 110 जाएगा 1 पर. सो वी विल बी हैविंग 400 एज द आंसर. डायरेक्टिविटी ऑफ डायरेक्शनल एंटेना इज ग्रेटर देन 1. यस, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होएगा. EM waves is planar. Yes, EM waves are planar. Voltage reflection coefficient is used to denote reflection losses. Yes, voltage reflection coefficient से हमें पता लगता है कि reflection losses कितने हैं. Ratio of received power per unit transmitted power is inversely proportional to the square of aperture of receiving antenna in accordance to Friis transmission law. I hope आपने Friis transmission law वाली वीडियो देखी होगी और वहां से आपको पता लग जाएगा PR अपॉन PT क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR स्क्वायर, राइट? सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. The ratio of radiation intensity in a given direction from antenna to the radiation intensity over all of the direction, ये होता है डायरेक्टिविटी, राइट? सो डायरेक्टिविटी की डेफिनेशन है सिंपल सी है.
What is the overall efficiency of a lossless antenna with reflection coefficient 0.15? So इस केस में हम आइडियल एंटेना ले लेंगे, k को 1 ले लेंगे, E हो जाएगा 1 माइनस टाउ स्क्वायर. टाउ क्या गिवन है? 0.15 स्क्वायर. सो E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15 स्क्वायर. जब आप निकालेंगे 0.977 आएगा. रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव डायपोल, ये हमने डिराइव करा था, यूनिट 4 का क्वेश्चन है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन यूनिट 3 एज वेल, क्योंकि बेसिक पैरामीटर है, राइट. रेडिएशन रेजिस्टेंस है, तो 73.12 है, आप याद रख सकते हैं. बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी सी डेरिवेशन है, यू कैन स्किप इट. फ्रंट टू बैक रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड इन डिजायर्ड डायरेक्शन टू द पावर रेडिएटेड इन बैक लोब. दैट इज ट्रू. एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नल्स, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. फर्स्ट नल बीम विड्थ. इफ बीम विड्थ ऑफ एंटेना इंक्रीज देन डायरेक्टिविटी. बीम विड्थ जैसे इंक्रीज होएगा डायरेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. डायरेक्टिविटी होता ही क्या है कि कितनी बीम कंसंट्रेटेड है गिवन डायरेक्शन में. जैसे ही बीम विड्थ इंक्रीज होएगी डायरेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. यूनिट ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी वॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल. The radiation lobe containing the direction of maximum radiation, major lobe. फर्स्ट नल बीम विड्थ 6 है, तो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2, 3 हो जाएगा. आइसोट्रोपिक एंटेना के लिए एवरेज पावर एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? P एवरेज इज इक्वल टू PR अपॉन 4 पाई R स्क्वायर. आइसोट्रोपिक रेडिएटर के केस में जो हमारे पास एरिया होएगा वो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्फेरिकल टाइप का रेडिएशन है. तो एवरेज पावर हो जाएगा द रेडिएटेड पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर. बीम एरिया फॉर डायरेक्टिविटी टू बी 1, तो डायरेक्टिविटी अगर 1 है तो डायरेक्टिविटी होता है 4 पाई अपॉन बीम एरिया, राइट. सो बीम एरिया हो जाएगा इस केस में 4 पाई. What is the directivity of half wave dipole? Again you can remember 1.64. Which one of the following best describe the condition for maximum effective aperture? Maximum effective aperture होने के लिए जो load impedance है it should be equal to the complex conjugate of antenna impedance. तो इस केस में maximum effective aperture हमारा होएगा और maximum power antenna capture करेगा. So effective noise temperature in the terms of noise figure is, जो effective temperature है उसे represent करते हैं noise figure की terms में T naught F-1. T naught है characteristic temperature. If the half power beam width is 30, first null beam width, first null beam width होता है twice of half power beam width, 60 हो जाएगा. Beam efficiency 0.87 है, stray factor क्या हो जाएगा? We know beam efficiency plus stray factor, right? So EB plus ES is equal to 1, right? So EB क्या हो जाएगा? 1 minus 0.87, तो 0.13 आ जाएगा आंसर. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया है. पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.